नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभी की दुनिया एकेडी चैनल में स्वागत है। आज 17 सितंबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन खबरों को हिंदी में पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज के एडिटोरियल सेक्शन की जो सबसे बड़ी न्यूज उसका टाइटल है ई श्रम नीड सम हार्ड वर्क टू गेट गोइंग। चलिए इसे पढ़ते हैं। ई श्रम को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी मेहनत की जरूरत है। असंगठित कामगारों की पहचान की बारीकियां जटिल होती हैं जिन्हें पोर्टल पंजीकरण नहीं पकड़ पाता। 26 अगस्त 2021 को श्रम रोजगार मंत्रालय मूल ने असंगठित श्रमिकों NDUW का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए वेब पोर्टल ई श्रम लॉन्च किया, जिसे आधार के साथ जोड़ा जाएगा। यह अनुमानित 398 से 400 मिलियन असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत करने और ई श्रम कार्ड जारी करने का प्रयास करता है। हालांकि यह 2008 में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुधार अधिनियम के पारित होने के एक दशक से भी अधिक समय बाद अस्तित्व में आया है। अगर हम अंतरराज्यीय प्रवासी श्रमिकों पर विचार करते हैं तो पोर्टल 4 दशक से थोड़ा अधिक देर से है। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार बार कोहनी मारने के बाद भी आया। यदि केंद्र और राज्य सरकारें कानूनी रूप से अनिवार्य प्रक्रियाओं को समय पर शुरू कर देती तो लाखों कमजोर श्रमिकों के संकट से बचा जा सकता था। यह राज्य की उदासीनता का परिणाम है। कोई भी सरकार ना तो ये संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन या राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कानूनी रूप से अनिवार्य उपाय के लिए दावा पेश कर सकते हैं। दरअसल राजनीतिक वर्ग अनौपचारिक कार्यकर्ताओं से माफी मांगता है। एक लंबी प्रक्रिया। प्रत्येक कार्यकर्ता को पंजीकृत करने की विशाल प्रकृति को देखते हुए यह एक लंबी प्रक्रिया होगी। स्वाभाविक है कि शुरुआती चरणों में पंजीकरण गति धीमी होगी। देश को लिखे जाने तक 0.61 मिलियन श्रमिकों का पंजीकरण किया जा चुका है। अनुमानित 380 मिलियन श्रमिकों को पंजीकरण के ब्रह्मांड के रूप में देखते हुए नोवल कोरोना वायरस महामारी के रूप में बहस ने लाखों श्रमिकों को अनौपचारिकता में धकेल दिया और अनुमान के लिए उपयोग जाने वाली मान्यताओं पर भी निर्भर करता है। 60 में पंजीकरण पूरा करने के लिए 6.3 मिलियन श्रमिकों को पंजीकृत किया जाना है। अर्थात 90 दिनों में अगर 60 दिनों में पंजीकरण पूरा करना है तो आपको 6.33 मिलियन श्रमिकों को पंजीकृत करना पड़ेगा और अगर 90 दिनों के लिए पंजीकृत करना है तो 4.2 मिलियन कर्मचारी पंजीकृत। सरकार ने अपनी रणनीति और दक्षता का आकलन करने के लिए गर्भधारण अवधि का एक नहीं है। मध्यम से दीर्घकाल श्रमिक पंजीकरण से लाभान्वित हैं, लेकिन पंजीकृत श्रमिकों को 2.2 मिलियन रुपए तक दुर्घटना बीमा का तत्काल लाभ निश्चित रूप से एक आकर्षण का मुख्य बिंदु वे लाभ हैं जो सामान्य और संकटग्रस्त समय के दौरान प्राप्त करने के लिए खड़े होते हैं, जैसे नोवल कोरोना वायरस महामारी से सरकार ठीक से प्रसारित करना आवश्यकता है। डेटा सुरक्षा। और एक और मुद्दा यह भी है कि छोटे नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को पंजीकृत करने के लिए कहने या आवश्यकता के लिए प्रोत्साहित क्यों किया जाना चाहिए, जबकि सरकार कथित तौर पर अपने श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए जबकि सरकार से अपील कर सकती है। कोई भी दंडात्मक उपाय व्यवसाय करना आसान पहुँचाएगा। इन श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा आश्वासनों से उत्पन्न होने वाला स्पष्ट उत्पादकता लाभ एक विवादास्पद मुद्दा है। ई पोर्टल की महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक डेटा सुरक्षा है, जिसमें संभावित दुरुपयोग शामिल है, खासकर जब यह एक बड़े आकार का डेटाबेस हो। केंद्र सरकार को राज्य के साथ डेटा साझा करना होगा जिनकी डेटा सुरक्षा क्षमता अलग अलग है। डेटा सुरक्षा से संबंधित राष्ट्रीय संरचना के अभाव की ओर इशारा करते हुए मीडिया रिपोर्ट पंजीकरण के लिए पात्रता के साथ साथ निश्चित मुद्दे संबंधित कई EPF और ESI के दायरे में आने वाले श्रमिकों को छोड़कर लाखों बंद और निश्चित अवधि के बंद श्रमिकों को डब्ल्यू के ब्रह्मांड से बाहर रखा जाएगा। सामाजिक सुरक्षा संहिता इस तहत एक कर्मचारी को रोजगार देने वाले खतरनाक प्रतिष्ठानों को SI के तहत कवर करने का अर्थ है श्रमिकों को बाहर रखा जाएगा। NDW 60 वर्ष से अधिक आयु के लाखों श्रमिकों को अपने दायरे से बाहर करता है, जो कि भेदभाव करता है। उनके लिए मितव्ययी या कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होने पर उनका बहिष्कार उन कल्याण को नुकसान पहुंचाएगा। जैसे SSC बहिष्कृत है क्योंकि SC और EPF लाभ क्रमशः 10 या 20 श्रमिकों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों में कार्यरत लोगों पर लागू। श्रम कानूनों में सीमाएं श्रम बाजार को खंडित करते हैं। कई कामगारों के पास ना तो आधार से जुड़ा मोबाइल होगा और न ही स्मार्टफोन। आधार सीडिंग राजनीतिक रंग साथ एक विवादास्पद मुद्दा है, खासकर उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, लेकिन यह जरूरी है कि सरकार का इस पर जोर देना सही है।
निश्चित और प्रणालीगत बहिष्करण की सीमा बहुत बड़ी है और संभावित प्रक्रियात्मक कमियों के कारण बहिष्कार अन्य श्रेणी जटिल पहचान, असंगठित श्रमिकों की पहचान जटिलता और हमेशा बदल पहचान के कारण समस्याएं। कई सर्कुलर प्रवासी श्रमिक हैं और वे जल्दी यहाँ तक अप्रत्याशित रूप से एक व्यापार से व्यापार में चले जाते। कई औपचारिक और अनौपचारिक कार्य करते हैं क्योंकि कुछ गैर कार्यालय घंटों के दौरान गिग इकोनॉमी से संबंधित हो सकते। उदाहरण के लिए उबर, टैक्सी या स्विगी कर्मचारी के रूप में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों क्षेत्र। असंगठित श्रमिकों की पहचान की बारीकियां इतनी जटिल हैं, किसी को आश्चर्य होता है क्या यांत्रिक और धारणा आधारित पोर्टल पंजीकरण उनसे जुड़ी जटिलताओं और गतिशीलताओं को पकड़ने में सक्षम होगा। भले ही मूल क्रिया में गिग श्रमिकों को शामिल किया है, यह कानूनी रूप से स्पष्ट नहीं है। क्या गिग या प्लेटफॉर्म कार्यकर्ता को पहले कार्यकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? अन्य 3 श्रम संहिताओं में ये श्रमिक शामिल। और दूसरा, संगठित या असंगठित श्रमिकों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। सामाजिक सुरक्षा संहिता में एक असंगठित कामगार परिभाषा देखें, जिसमें उन्हें विशेष रूप से शामिल नहीं किया गया है जब तक कि उन्हें स्वरोजगार या मजदूरी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता है। असल में एनसीओ परिवार कोड में विशेष रूप से गिग या प्लेटफॉर्म कार्यकर्ता शामिल हैं, भले ही वे ड्राइवरों की कई श्रेणियों के तहत पंजीकृत हो सकते हैं जो उनकी विशिष्ट पहचान को छुपाएंगे। बेशक एक सर्व समावेशी विविध श्रेणी है जिसे व्यावसायिक श्रेणियों का विस्तार करने के लिए साझेदारी से उपयोग करना होगा। अन्य बाधाएं। इस परियोजना के सफल होने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकारों पर निर्भर रहना होगा। 2 प्राथमिक कारणों से क्षेत्रीय स्तर पर मुख्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। बताया गया कि महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में सर्वर कुछ दिनों से डाउन था। श्रमिकों को पंजीकृत करने की ओर से कई प्रयासों के लिए प्रोत्साहन कमजोर होगा। मदद करने वाले हितधारकों को इन मामलों में उपयुक्त हस्तक्षेप करना चाहिए। कई राज्यों में विशेष रूप से हितधारकों के साथ सामाजिक संवाद कमजोर या अस्तित्वहीन है। परियोजना की सफलता ट्रेड यूनियनों के अलावा विभिन्न हितधारकों की भागीदारी पर निर्भर करती है। विभिन्न भाषाओं के कई मीडिया आउटलेट्स को शामिल करने वाले बड़े पैमाने पर और अभिनव प्रसार अभ्यास, हितधारकों द्वारा मांग पर शिविरों का आयोजन और सरकार द्वारा स्वयं की दक्षता पर निर्भर करता है। शिकायत निवारण तंत्र, सूक्ष्म स्तरीय संचालन आदि के समाधान के संबंध में भ्रष्टाचार की भी चिंता है, क्योंकि इंटरनेट प्रदाता जैसी मध्य सेवा एजेंसियां ई श्रम कार्ड को पंजीकृत करने और प्रिंट करने के लिए अत्यधिक शुल्क ले सकती है। निगरानी एजेंसियों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है, ई श्रम अब तक अदृश्य श्रमिकों को बहुत जरूरी दृश्यता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। यह उन्हें श्रम बाजार नागरिकता दस्तावेज प्रदान करेगा। मैं नागरिकों को सभी प्रकार के लाभों और आवाजों के कुशल और हिसाब रहित वितरण के लिए ट्रिपल लिंकेज के लिए तर्क देने के लिए एक कदम और आगे बढ़ूंगा। वन नेशन वन राशन कार्ड ONOR, ई श्रम कार्ड विशेषकर बैंक खाता सीडेड और चुनाव आयोग कार्ड, लेकिन कम से कम पंजीकरण किसी व्यक्ति को सामाजिक सहायता और लाभ प्राप्त करने से बाहर करने का स्रोत नहीं होता है। बातचीत आर श्याम सुंदर जी के साथ प्रोफेसर हैं HRM एरिया XLRI जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जमशेदपुर और लेखक हैं VP देश पांडे जो कि श्रम विभाग के पूर्व अधिकारी जो कि महाराष्ट्र सरकार में, और सोनिया जॉर्ज हैं सचिव सेवा केरल। अगली न्यूज जिसका टाइटल है 2 डेमोक्रेसीज एंड देयर विजिलेंट प्रॉब्लम। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। 2 लोकतंत्र और उनकी सतर्कता समस्या। जबकि भारत में यह शब्द बुरी खबर को बयां करता है। अमेरिका में जैसा कि टेक्सास में देखा गया है, नागरिक गिरफ्तार करने वाला शायद ही कोई हो। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में विजिलेंट शब्द गुंडों को मवेशी ट्रकों और लिंचिंग ड्राइवरों को रोकने या लव जिहाद के आरोप पुरुषों पर हमला करने या वैलेंटाइन डे मनाने वाले जोड़ों की पिटाई करने वाले वीडियो को फिल्माने की अप्रिय छवियों को उजागर करता है। भारत में एक सतर्कता बुरी खबर और एक बुरा शब्द दोनों है। विजिलेंट लोकतंत्र विरोधी हैं, उनमें संवैधानिक लोकतंत्र के मूल्यों का अभाव है। भारत में यह मांग करने के लिए एक आम सहमति बन गई है कि कानून व्यवस्था तंत्र इस तरह के सतर्क व्यवहार पर भारी पड़ सकता है। अमेरिका में एक सम्मानजनक
सम्मानजनक परिधान। तो मेरे सदमे की कल्पना कीजिए जब मैंने पाया कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र में विजिलेंट शब्द को भारत में केवल आधा विरोध मिलता है, अन्य आधे को एक ऐसे कानून द्वारा दबा दिया जाता है जो सतर्कता को सम्मानजनक बनाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सतर्कता का एक रूप नागरिक बंदी है जो कानूनी स्थिति का आनंद लेता है और जिसके कार्यों को एक कानून द्वारा संरक्षित किया जाता है जो उसे तोड़ने के आरोपी व्यक्ति का पीछा करने और गिरफ्तार करने की अनुमति देता है। इंग्लैंड में सामान्य कानून परंपरा से आने वाले एक कानूनी सम्मेलन पर चित्रण 12वीं शताब्दी से डेटिंग एक नागरिक गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति की ओर से एक व्यक्ति को शारीरिक रूप से गिरफ्तार किया जा सकता है जिसे उनके द्वारा कानून तोड़ने या चोरी करने के रूप में जाना जाता है। पालन की जाने वाली प्रक्रियाएं हैं और गलत गिरफ्तारी के जोखिम शामिल हैं, लेकिन यह मानते हुए कि इनका पालन नागरिक बंदी द्वारा किया जाता है, कानून के शासन पर आधारित एक राजनीतिक व्यवस्था के समेकन में सहायता के रूप में माना जाता है। दुरुपयोग की इसकी क्षमता के कारण अमेरिका में कानूनी हलकों में नागरिक बंदी कौन हो सकता है, इसके दायरे और योग्यता की सीमा करने की आवश्यकता पर बहस चल रही है। हाई बीट बिल, लेकिन नागरिक बंदी के स्थान को कम करने के बजाय टेक्सास विधायिका के हाल के निर्णय वास्तव में अभ्यास को प्रोत्साहित कर रहे हैं। दो मामले विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पहला, टेक्सास में सीनेट बिल 8 SB 8 पेश किया गया नवीनतम नवाचार है जिसे हाई बीट बिल के रूप में जाना जाता है, जिसे मई 2021 में टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबॉट द्वारा कानून में हस्ताक्षरित किया गया था, जो भ्रूण के पंजीकृत होने पर 6 सप्ताह के बाद गर्भपात पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है। 1973 के रो बनाम वेड फैसले के विभिन्न तत्वों को परिशोधित करने के लिए इस कानून के पारित होने से अमेरिका में गर्भपात समर्थक और जीवन समर्थक समूहों के बीच चिकित्सा विज्ञान, कानूनी जैव नैतिकता और महिलाओं के अधिकारों पर एक सक्रिय बहस हुई है। ध्यान देने योग्य 5 पहलू हैं। पहला यह है कि 6 सप्ताह के बाद गर्भपात को अवैध बनाकर महिलाओं को अपने शरीर पर अधिकार से वंचित करता है, जब कई महिलाओं को यह भी नहीं पता होता है कि वे गर्भवती हैं। इसका वास्तव में अर्थ यह है कि गर्भपात जब आवश्यक हो अनुपलब्ध होते हैं। दूसरा, कानून की प्रयोज्यता में उन महिलाओं को भी शामिल करना है जो बलात्कार और अनाचार की शिकार हैं। इस प्रकार पीड़ितों को दूसरी बार प्रताड़ित किया जाता है क्योंकि अब उन्हें गर्भावस्था की पूर्ण अवधि तक ले जाने या कानून से परे अंधेरी गलियों में समाप्ति की मांग के लिए मजबूर किया जाएगा। तीसरा, 6 सप्ताह के बाद गर्भपात से जुड़े किसी भी व्यक्ति को दोषी बनाना है और उसमें ऊबर ड्राइवर शामिल हो सकता है जो गर्भवती महिला को क्लिनिक, रिसेप्शनिस्ट, नर्स और डॉक्टर तक ले जाता है। चौथा, संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 बनाम 4 वोटों में गिरावट है। अपने असहमति नोट में न्यायमूर्ति सोनियो सोतोमयोर ने लिखा, महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने और न्यायिक जांच से बचने के लिए एक असंवैधानिक कानून को लागू करने के लिए एक आवेदन के साथ प्रस्तुत किया गया। अधिकांश न्यायाधीशों ने अपने सिर को रेत में दफनाने का विकल्प चुना है। न्यायालय न केवल महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अपने संवैधानिक दायित्वों की उपेक्षा करने के लिए इतना संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके उदाहरणों की पवित्रता और कानून के शासन की भी। यह रेतीला इलाका जहां से अदालत सेवानिवृत्त हुई, दुर्भाग्य से भारत में हमारे लिए बहुत परिचित है। और पांचवा, जिस पर मैं यहाँ टिप्पणी करना चाहता हूँ, वह कानूनी उपकरण है जो राज्य के अधिकारियों को कानून लागू करने से रोकता है, लेकिन निजी नागरिकों को प्रवर्तन को आउटसोर्स करता है, जो गर्भ प्रदाताओं पर गर्भपात कराने के लिए मुकदमा कर सकते हैं और नागरिक भुगतान के रूप में $10,000 एकत्र करने के हकदार हैं। उनके कानूनी शुल्क के अलावा ऐसा व्यक्ति राज्य के बाहर का कोई व्यक्ति भी हो सकता है जो गर्भपात से कोई संबंध दिखा सकता है। बाउंटी हंटर या नागरिक बंदी दर्ज करें। जबकि 5 पहलुओं में से प्रत्येक महत्वपूर्ण नैतिक और कानूनी
मुद्दों को उठाता है। मैं केवल 5वें को उजागर करना चाहता हूं, क्योंकि टेक्सास में रिपब्लिकन ने कानूनी उपकरण का उपयोग किया है, उसे एक चालाक नवाचार कहते हैं। नागरिक गिरफ्तारियों को राज्य के अधिकारियों का काम करने के लिए सशक्त बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए जो हैं, जिससे मुकदमा होने से बचाया जा सके। इस नवाचार का प्रभाव महिलाओं को रो बनाम वेड द्वारा दिए गए अधिकारों से वंचित करना है। यह मामला दिखाता है कि लोकतंत्र में कितने पक्षपातपूर्ण समूह हैं, यहाँ तक कि अमेरिका के रूप में परिपक्व एक में तय किए गए कानून को खत्म करने और सार्वजनिक प्रवचन और संस्थागत आदेश दोनों को उनकी धार्मिक विचारधारा के अनुरूप बनाने के लिए फिर से डिजाइन करेंगे। लिंडा ग्रीनहाउस ने द न्यूयॉर्क टाइम्स 9 सितंबर 2021 में अपने लेख में कानून पर टिप्पणी करते हुए गुस्से से पूछा कि भगवान को विधायी कक्ष में किसने जाने दिया। यह वही सवाल है जो हम अक्सर भारत में पूछते हैं। मतदान सुधार। टेक्सास में दूसरा मामला टेक्सास में वोटिंग कानून में सुधार संबंधित है, जो पहले के वर्षों के लाभ को उलटने की कोशिश करता है। SB1 हाल ही में राज्यपाल द्वारा हस्ताक्षरित विधेयक मतदान के माध्यम से ड्राइव 24 घंटे मतदान और मेल इन अनुप्रयोगों के वितरण पर प्रतिबंध लगाता है। इसे मेल द्वारा मतदान के लिए नई ID आवश्यकताओं की आवश्यकता है, मतदाता सहायता के लिए नए नियम बनाता है, मासिक चेक स्थापित करता है आदि। विधेयक के पारित होने को अवरुद्ध करने के लिए अल्पसंख्यक डेमोक्रेट्स, जिन्होंने परिवर्तन को मतदाता दमन के रूप में महसूस किया और अल्पसंख्यक मतदाताओं को नुकसान पहुंचाएगा, बाहर चले गए राज्य के वाशिंगटन DC को, ताकि सदन कोरम के अभाव में न बुलाई जा सके। रिपब्लिकन ने मतदान को मजबूर करने के लिए कानून पर भरोसा करके जवाब दिया और इस प्रकार स्पीकर टेड फेलन ने सार्जेंट एट आर्म्स को लापता प्रतिनिधियों को गिरफ्तार करने और पेश करने के लिए अधिकृत वारंट पर हस्ताक्षर किए। स्पीकर जिस लंबाई तक गए वह हमारी लोकतांत्रिक संवेदनाओं को झकझोरने वाला है। कुछ प्रतिनिधियों ने कहा कि वे अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किए जाने से कम और नागरिक गिरफ्तारियों द्वारा अधिक चिंतित थे। विलिफाइंग द विजिलेंट, द नैरोड स्कोप ऑफ सिटीजन्स अरेस्ट शीर्षक वाले एक सिंहावलोकन लेख में प्रोफेसर इरा P. रॉबिन्स ने अपने ऐतिहासिक मूल नुकसान, अच्छे अनुप्रयोग और सुधार पर चर्चा की। उनका तर्क है कि नागरिक गिरफ्तारियों के दायरे को केवल एक छोटी श्रेणी के लोगों तक सीमित रखा जाना चाहिए, जैसे कि दुकानदार, अधिकार क्षेत्र से बाहर पुलिस और निजी पुलिस बल, और अन्य सभी मामलों में समाप्त किया जा रहा है। प्रवृत्ति दुर्भाग्य से, जैसा कि टेक्सन कानूनों SB1 और SB8 द्वारा दिखाया गया है, दूसरी तरह से आगे बढ़ रही है। भारत में सतर्कता के ढेर के कारण जब तक मैं अमेरिकी हाउस जुडिशियरी कमेटी के अध्यक्ष जेरोल्ड नाइलर द्वारा अटॉर्नी जनरल के लिए SB8 पर एक पत्र में वाक्यांश को नहीं पढ़ता, तब तक मैं उन्हें नागरिक गिरफ्तार करने वाले के साथ तुलना करने में हिचकिचाता था। मेरिक बी गारलैंड मुकदमा चलाने के लिए उस स्पष्ट रूप से असंवैधानिक कानून द्वारा स्थापित कार्रवाई के निजी अधिकार का उपयोग करने का प्रयास करने वाले सतर्क व्यक्ति होंगे। ऐसा लगता है कि सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्रों में आज सतर्कता की बातचीत थी। पीटर रोनाल्ड डिसूजा जी के साथ, जो कि गोवा विश्वविद्यालय में DD कोसंबी विजिटिंग प्रोफेसर हैं और व्यक्त किए गए विचार उनके निजी हैं। इसके साथ ही साथ वे कीवर्ड्स फॉर इंडिया पुस्तक के सह संपादक भी। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त। अगली न्यूज, जिसका टाइप 3 इज अ कंपनी। 3 कंपनी है। व्यापक रणनीतिक सहयोग पहलों द्वारा भारत प्रशांत को बेहतर सेवा प्रदान की जाएगी। अमेरिका एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी AUKUS की घोषणा करने के लिए UK और ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ गया है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारत प्रशांत क्षेत्र में स्थायी स्वतंत्रता और खुलापन होगा। विशेष रूप से वर्तमान रणनीतिक वातावरण दोनों को संबोधित करने के लिए क्षेत्र और यह कैसे विकसित हो सकता है। राष्ट्रपति जो बिडेन के अनुसार 2 आयाम महत्वपूर्ण है। पहला, यह इस क्षेत्र के लिए पहले से मौजूद कई समान व्यवस्थाओं का पूरक है, जिसमें फाइव आइज इंटेलिजेंस सहयोग पहल, आसियान और क्वाड भारत सहित अंतिम। और दूसरा, यह 18 महीनों के भीतर ऑस्ट्रेलिया के लिए परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों का एक बेड़ा बनाने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का प्रस्ताव करता है। ऑस्ट्रेलिया ने परमाणु NPT की पुष्टि की है और अपने सिद्धांतों का पालन करने की कसम खाई है। नवीनतम प्रस्ताव में निहित अत्यधिक संवेदनशील प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के बावजूद, श्री बिडेन ने
दुनिया को आश्वस्त करने के लिए बहुत प्रयास किया कि AUKUS परमाणु सशस्त्र पनडुब्बियों के बारे में बात नहीं कर रहा था। ये पारंपरिक रूप से सशस्त्र पनडुब्बियां हैं जो परमाणु रिएक्टरों द्वारा संचालित होती हैं। यूके के बाद ऑस्ट्रेलिया केवल ऐसा दूसरा देश बन जाएगा जिसके साथ अमेरिका ने कभी अपनी परमाणु पनडुब्बी प्रौद्योगिकी साझा की है। साझेदारी की घोषणा ने न्यूजीलैंड के साथ एक छोटी सी केराफल का नेतृत्व किया है, जिसके प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने कहा कि उनके देश की 1984 की परमाणु मुक्त क्षेत्र नीति के तहत ऑस्ट्रेलिया की परमाणु संचालित पनडुब्बियों को पूर्व के क्षेत्रीय जल में अनुमति नहीं दी जाएगी। यह फ्रांस में राजनीतिक नेतृत्व को भी परेशान करता हुआ दिखाई दिया। व्यापक रणनीतिक प्रश्न जो AUKUS भीख मांगता है वह है उस अस्थिर चुनौती से संबंधित जो समूह चीन की क्षेत्रीय आधिपत्य की महत्वाकांक्षाओं से संबंधित है, विशेष रूप से इस संबंध में कि अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया कितनी दूर जाएंगे संरक्षित करने के लिए दक्षिण चीन सागर सहित एक स्वतंत्र और खुला हिंद प्रशांत क्षेत्र। क्या इस सुरक्षा साझेदारी के संचालन से संबंधित देशों के बीच संयुक्त सैन्य उपस्थिति, युद्ध के खेल और इस क्षेत्र में और अधिक के मामले में घनिष्ठ समन्वय होगा जो बीजिंग के लिए एक नए जालीदार मुद्रा का संकेत देगा। आखिरकार इस क्षेत्र में चीनी सैन्य बल को रोकने के लिए गश्त करने की क्षमता सहित पानी के नीचे की क्षमताएं महत्वपूर्ण हो सकती हैं। हालांकि किसी भी AUKUS घोषणाओं में चीन का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था। यह स्पष्ट है, जैसा कि एक अधिकारी ने बाद में मीडिया से कहा, कि इस संदर्भ में एक सहयोगी को परमाणु प्रणोदन प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण का उद्देश्य एशिया के देशों को आश्वासन का संदेश भेजना था। AUKUS का उद्देश्य चीन की आक्रामक क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं को शामिल करना है या नहीं। भारत, जापान सहित इस क्षेत्र में गहराई से निवेशित अन्य शक्तियों को शामिल करने के लिए इस तरह की रणनीतिक सहयोग पहल को व्यापक बनाकर हिंद प्रशांत की अनिवार्यता को बेहतर ढंग से पूरा किया जाएगा। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त होती है। अगली न्यूज जिसका टाइटल है डिलेइंग द इनएविटेबल, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अपरिहार्य देरी दूर संचार कंपनियों को केंद्र की राहत तनावग्रस्त क्षेत्र को बढ़ावा देने के प्रयासों में पहला कदम हो सकता है। आर्थिक रूप से तनावग्रस्त दूर संचार क्षेत्र के लिए राहत सह सुधार पैकेज की बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी, हालांकि वास्तव में सही दिशा में एक कदम है, केवल अपरिहार्य देरी की संभावना है। इस क्षेत्र में तनाव की सीमा के साथ साथ उद्योग में दीर्घकालिक संकट के दूरगामी आर्थिक परिणामों की एक मौन स्वीकृति में सरकार ने दूर संचार सेवा प्रदाताओं को बकाया AGR के भुगतान पर 4 साल की मोहलत का विकल्प देने का फैसला किया और स्पेक्ट्रम खरीद बकाया है। अकेले इस एक उपाय से दूर संचार कंपनियों पर, विशेष रूप से वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल पर तत्काल वित्तीय दबाव कम होने की उम्मीद है। यूके स्थित वोडाफोन ग्रुप PLC की भारतीय इकाई और अरबपति कुमार मंगलम बिड़ला की तत्कालीन आइडिया सेलुलर लिमिटेड के विलय से बनाया गया उद्यम है। स्पेक्ट्रम भुगतान दायित्वों और AGR देनदारियों को स्थगित कर दिया गया था, जो 30 जून तक 1.68 लाख करोड़ से अधिक हो गए थे। सरकार के स्थगन प्रस्ताव को कम से कम अभी के लिए घाटे में चल रही टेल्को पर इन देनदारियों को पूरा करने के लिए धन खोजने के बोझ से राहत देनी चाहिए। यह अभी भी इसके साथ लगभग 27 करोड़ वायरलेस ग्राहकों को महत्वपूर्ण दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने का स्थान है। हालांकि वोडाफोन आइडिया पर संकट गहरा है और व्यापक उद्योग व्यापी विकृतियों के लक्षण हैं, जिन्होंने एक बार 1 दर्जन से अधिक मजबूत क्षेत्र को केवल 3 निजी खिलाड़ियों और एक संघर्षरत राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी के लिए पार कर दिया है। लगभग 27 करोड़ वायरलेस उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण दूरसंचार सेवाएं प्रदान करना जारी रखने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसे स्थान प्रदान करना।
हालांकि वोडाफोन आइडिया पर संकट गहरा है और व्यापक उद्योग व्यापी विकृतियों के लक्षण हैं। 5 साल पहले एक गहरी जेब वाले नवागंतुक के प्रवेश और टैरिफ के लिए टेक्नो कैदी दृष्टिकोण ने एक मूल्य युद्ध शुरू कर दिया, जिसने प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व को कम कर दिया और अधिकांश विरासत टेलीकॉम को लाल रंग में परिचालन में डाल दिया। कॉल और डेटा टैरिफ में प्रतिस्पर्धी गिरावट के बाद के प्रभाव अभी भी जीवित ऑपरेटरों द्वारा महसूस किए जा रहे हैं। फ्लोर प्राइस का मुद्दा कई में से एक है, जो नवीनतम सुधार पूरी तरह से स्कर्ट है। यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने नीति व्यवस्था में कई विसंगतियों को दूर करने की मांग की है, जिसमें AGR परिभाषा भी शामिल है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर बकाया और लंबी और अंततः व्यर्थ मुकदमेबाजी हुई थी। इसके बाद गैर दूरसंचार राजस्व को AGR से बाहर रखा जाएगा, जो दूरसंचार कंपनियों की लंबे समय से चली आ रही मांग है। दूरसंचार कंपनियों को भविष्य की नीलामी में प्राप्त एयरवेव्स के लिए कोई स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क भी नहीं देना होगा। बिना किसी अतिरिक्त लागत के स्पेक्ट्रम साझा कर सकते हैं और नीलामी में प्राप्त एयरवेव्स को 20 के बजाय 30 वर्षों के लिए रोक सकते हैं। कई प्रक्रियात्मक मानदंडों को भी सरल बनाया गया है, फिर भी इस क्षेत्र के एकाधिकार में कम होने की संभावनाएं अधिक बनी हुई हैं। वोडाफोन समूह के CEO निक रेड ने जुलाई में विश्लेषकों को स्पष्ट रूप से बताया कि फर्म भारत में कोई अतिरिक्त इक्विटी निवेश नहीं करेगी और श्री बिड़ला ने पिछले महीने इस पर कोई तर्क नहीं दिया। केंद्र की राहत बहुत कम हो सकती है और अब बहुत देर हो चुकी है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। एडिटोरियल की अगली बड़ी न्यूज का टाइटल है, इज द बीजेपी हाई कमांड कॉलिंग द शॉट्स इन स्टेट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। क्या बीजेपी आला कमान राज्यों में निशाना साध रही है? ऐसा लगता है कि राज्यों में विरोधी लहर है और साथ ही नई दिल्ली में सत्ता का संकेंद्रण भी है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने इस साल 4 राज्यों में 5 मुख्यमंत्री बदले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य गुजरात गॉड ऑफ चेंज देखने के लिए नवीनतम। क्या ये बदलाव इन राज्यों में सत्ता विरोधी लहर के संकेत हैं या ये इस बात का संकेत है कि सत्ता केंद्रीय नेतृत्व के हाथों में केंद्रित है? संदीप फुकन द्वारा संचालित इस चर्चा में हरीश खरे और सुधींद्र कुलकर्णी ने इस पर बहस की, जिसके संपादित अंश हैं। प्रश्न है, क्या भाजपा अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले मुख्यमंत्रियों को बदलकर यह स्वीकार कर रही है कि सत्ता विरोधी लहर है, या यह आला कमान की संस्कृति को अपनाना है जिसके लिए कभी कांग्रेस जानी जाती थी? इसका उत्तर सुनिए। हरीश खरे जी कहते हैं, मैं सत्ता विरोधी लहर की इस अवधारणा से बहुत सहज नहीं हूँ। 2002 में उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह सरकार के सत्ता से बाहर होने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा सत्ता विरोधी शब्द को सम्मानजनक बनाया गया है। इस अवधारणा का अर्थ है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सरकार कितना अच्छा प्रदर्शन करती है कि 4-5 साल बाद नकारात्मकता जमा हो जाएगी और मतदाता सरकार को वोट देंगे। लेकिन अभी का रिकॉर्ड इस बात को झुलाता है। हमारे पास नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री, यह असाधारण घटना है। बिना किसी गीत और नृत्य के, बिना किसी राष्ट्रीय या वैश्विक गौरव के फालतू दावों के 20 साल तक राज्य पर शासन किया। मेरा मतलब है कि एक सरकार को वोट दिया जाता है क्योंकि सत्ताधारी पार्टी उतनी चतुर राजनीति करने में सक्षम नहीं है जितनी उसे करनी चाहिए, और जो विपक्ष में हैं वे मतदाताओं को प्रेरित करने का बेहतर काम करते हैं। इस हिसाब से सत्ताधारी पार्टी अच्छा करती है अगर वह संसाधनों का अच्छी तरह से उपयोग करती है, और भाजपा ने गुजरात में 20 वर्षों तक ऐसा किया है। ऐसे में सत्ता विरोधी लहर का सवाल ही कहाँ है? जहाँ तक मेरा सवाल है, गुजरात में सत्ता विरोधी लहर नाम की कोई चीज नहीं है। जिन मुद्दों का विस्तार से विश्लेषण करने की आवश्यकता है वे हैं, क्या केंद्रीय नेतृत्व में नियंत्रण करना चाहता है और यह कितना नियंत्रण कर सकता है और करना चाहिए। इस पर सुधींद्र कुलकर्णी जी कहते हैं, इससे पता चलता है कि ऐसे समय जब भाजपा कांग्रेस पर आला कमान संस्कृति का आरोप लगाती है, जहां नई दिल्ली में आला कमान द्वारा जो भी फतवा जारी किया जाता है उसका निसंदेह राज्यों द्वारा पालन किया जाता है। अब बीजेपी में भी यही हो रहा है। यह सिर्फ आला कमान संस्कृति नहीं, यह सुपर हाई कमान संस्कृति है जो भाजपा में स्थापित। एक समय था जब भाजपा कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती थी। हम जो देख रहे हैं वह है भाजपा इकाइयों का कांग्रेसीकरण और विभिन्न राज्यों में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकारें। इसलिए सत्ता विरोधी लहर, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि नई दिल्ली में सत्ता का केंद्र
विकेंद्रीकरण काम कर रहा है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि सत्ता विरोधी लहर काम कर रही है? गुजरात को देख। नरेंद्र मोदी के गुजरात में मुख्यमंत्री नहीं रहने और दिल्ली में प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी विश्वस्त सहयोगी आनंदीबेन पटेल मुख्यमंत्री बनी, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें बदल दिया गया, क्योंकि भाजपा के खिलाफ सत्ता विरोधी लहरें नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पद की सत्ता विरोधी लहरें थी। पार्टी को लगा कि वह शायद उसी व्यक्ति के साथ सत्ता में वापस नहीं आ सकती हैं। वही पैटर्न अब दोहराया जा रहा है। गुजरात में 2022 में चुनाव होने वाले हैं और विजय रूपाणी को हटा दिया गया है। भाजपा में कोई विश्वास नहीं था कि वह 2022 में श्री रूपाणी को मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता में वापस आ सकती है और इसलिए उसने भूपेंद्र पटेल को लाया है। कुल मिलाकर कोई नहीं, वह पहली बार विधायक अहमदाबाद के बाहर नहीं जाने जाता और शायद ही गुजरात के नहीं, क्योंकि आला कमान या सुपर हाई कमान गुजरात को नियंत्रित करना चाहता था और नई दिल्ली से गुजरात पर शासन करना चाहता था। उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को स्थापित किया जो भाजपा के 2 शीर्ष नेताओं के प्रति जवाबदेह है और शायद ही गुजरात के नहीं। विडंबना यह है कि जब श्री मोदी मुख्यमंत्री थे तो वे गुजरात की अस्मिता और स्वाभिमान की बात करते थे, यानी हम नई दिल्ली को गुजरात पर करते नहीं थोप। गुजरात की अस्मिता हमारे लिए सर्वोपरि। यह अब आंखें बंद करके नई दिल्ली के निर्देशों का पालन कर रहा है, भले ही वह उसी पार्टी के नेतृत्व से हो। लेकिन यह एक और उदाहरण है कैसे नई दिल्ली में सत्ता का केंद्र राज्य दर राज्य लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है। श्री पटेल को मुख्यमंत्री के रूप में लाने का एकमात्र उद्देश्य विधानसभा चुनाव से पहले 1 वर्ष से भी कम समय के लिए एक प्रभावशाली जाति से एक विशेष व्यक्ति को रखना है और गुजरात के राजनीतिक पर्यवेक्षकों से जो मैंने सुना है, उस व्यक्ति विशेष को मुख्यमंत्री बनाने का कारण यह भी है कि यह कोई बहुत लोकप्रिय नहीं और इसलिए वह नई दिल्ली द्वारा निर्देशित होने के लिए खुद को बहुत आसानी से उतार देता है। क्या राज्यों में कमजोर नेतृत्व केंद्र में एक शक्तिशाली और मजबूत नेता होने का स्वाभाविक परिणाम है? यह इंदिरा गांधी के समय से कांग्रेस का खाका हुआ करता था। लोगों का तर्क है कि इस मामले में यह प्रधानमंत्री होता है जिसे वोट मिलते हैं और यही कारण है कि केंद्रीय नेतृत्व के पास अपसंद के अनुसार बदलाव करने का नैतिक अधिकार है। इस पर एच कहते हैं, यदि हम व्यक्तित्वों को हटा दें तो हम देखते हैं कि हमारे जैसे महाद्वीपीय राज्य को कैसे नियंत्रित। यह एक बुनियादी मुद्दा है। एक तरह से हम एक लोकतांत्रिक साम्राज्य चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने हमेशा उस पर विश्वास किया है। एक बार को छोड़कर किसी भी राजनीतिक दल को 50% से अधिक वोट शेयर मिला है। जो लोग केंद्र में सत्ता में आते हैं उन्हें विशाल देश को चलाने का तरीका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब सबसे अच्छे रूप में थी, क्योंकि यह भारतीय राज्य का एक राजधानी बन गई। भाजपा आज इस संरचनात्मक समस्या का सामना कर रही है। यह देश चला रही है और लोकसभा में 100 से अधिक सीटें हैं। इसे तय करना है कि कितना नियंत्रण करना है और कितने पहले राज्यों पर छोड़ना। अगर हम नेहरूवादी वर्षों को छोड़ दें तो हमारे पास अलग अलग चरण, इंदिरा गांधी चरण, राजीव गांधी चरण और नरेंद्र मोदी चरण, जहां प्रधानमंत्री मुख्य वोट पाने वाले हैं। प्रधानमंत्री संख्या बनाने के लिए राज्य प्रधानमंत्री अपने राज्य या जीवन की राजनीतिक वास्तविकताओं को देखते हुए बुनियाद है। कई मामलों में भाजपा जब कांग्रेस पर आरोप लगा रही वह पाखंडी हो रही तो अब यह दावा कर घोड़े पर सवार होने का हकदार है कि कोई आला कमान संस्कृति नहीं। हमारी जैसी महाद्वीपीय राज्य को सीधे नियंत्रित और संचालित करने की आवश्यकता में आला कमान संस्कृति का निर्माण है। पर एसके जी कहते हैं, अब ठीक यही भाजपा कांग्रेस की आलोचना करती जब कांग्रेस का नेतृत्व श्रीमती गांधी कर रही थी। दिनों एक प्रचलित कहावत, यदि कांग्रेस उम्मीदवार बोल भी रखी है तो वह निर्जीव रूप निर्वाचित हो जाए। लोगों ने श्रीमती गांधी को वोट ना दिया उम्मीदवार को, माफ कीजिए, लोगों ने श्रीमती गांधी को वोट दिया ना कि उम्मीदवार को। और 16 वर्षों तक भाजपा के लिए काम करने वाले व्यक्ति के रूप में मैंने अक्सर हमारे 2 शीर्ष नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को यह सुना है, भारत में केवल 2 पार्टियां हैं जिनमें आंतरिक लोकतंत्र, माफ कीजिए आंतरिक पार्टी लोकतंत्र है, वह है भाजपा और भारतीय कम्युनिस्ट मार्क्सवाद पार्टी PIM। भारत में अब आंतरिक पार्टी लोकतंत्र कहाँ है? भाजपा भी सभी घटनाओं को यह तर्क देकर ठहरा रहे कि लोग मोदी को वोट देना की पार्टी को और उससे कम उम्मीदवार। भारत में लोकतंत्र आधार पर पार्टी प्रणाली है, व्यक्तित्व आधारित दलगत राजनीति का स्थान लिया है। हम एक व्यक्ति शासन और आगे बढ़ रहे। कहावत है जिसका अनुवाद है, मैं केवल नेता हूं और नहीं सकता है नहीं है और दूसरा नेता चाहिए। क्या यह भारतीय लोकतंत्र के लिए है? यह राजनीतिशान और लोग द्वारा बहुत गंभीरता से बहस का विषय है। जब राजनीतियों के अंदर रोशम होगी देश लिए रोश, और ठीक यही रहा। हम देख रहे हैं सुप्रीम लोकतांत्रिक संस्थाओं पर बात हमले हो रहे हैं। यह केवल मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्थापित बात, यह सब बहुत बड़ी अस्वस्थता का हिस्सा है। भारत और समाज फैल भाजपा कांग्रेस को पारिवारिक बताकर उस पर हमला करती रहती है। केवल एक निश्चित उपनाम वाला व्यक्ति ही पार्टी अध्यक्ष बन सकता है, यह कहता है, जबकि भाजपा को अपने आंतरिक लोकतंत्र पर गर्व है। क्या आपको लगता है कि पार्टी अपने कामकाज की शैली बदलाव के साथ विरासत का दावा कर? एचके जी कहते हैं, भाजपा के लिए अच्छा
अच्छा प्रचार बिंदु था। जहाँ तक कांग्रेस का संबंध है वहाँ एक निश्चित प्रासंगिकता है, लेकिन भाजपा के भीतर सत्ता हमेशा मुट्ठी भर लोगों में केंद्रित रही है। भले ही पार्टी सामूहिक नेतृत्व होने का आभास देने में सावधान और समझदार रही। पार्टी के अध्यक्ष के रूप पार्टी में बहुत नामी लोग हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्होंने सत्ता का प्रयोग किया। सत्ता का प्रयोग वाजपेयी, श्री आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने किया था। इन तीनों ने पार्टी चलाई, लेकिन फिर में एक निश्चित सूक्ष्मता थी और एक निश्चित ढोंग रखा गया था। एक पार्टी अध्यक्ष है जिसे स्थगित कर दिया जाना चाहिए। एसके जी कहते हैं कि मैं यह नहीं कहूंगा कि वाजपेयी और श्री आडवाणी के नेतृत्व में पार्टी के नेतृत्व में भी 100% सामूहिक नेतृत्व था, लेकिन निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के बीच आंतरिक तंत्र, आंतरिक परामर्श और परामर्श की उच्च डिग्री पर थे। अब ऐसा कुछ भी नहीं, यह तो राज्य स्तर पर या केंद्र पर पार्टी पूरी तरह से दो लोग। यही कारण है कि भाजपा के अंदर के लोगों को वास्तव में मोदी के बाद की चिंता करनी चाहिए। पार्टी का क्या होगा, कोई भी अस्थायी नहीं, और एक बार जब मोदी का नेतृत्व रहेगा, मुझे डर है भाजपा बहुत तेज गंभीर विघटन का सामना करेगी। यह कुछ ऐसा है जिससे भाजपा को वास्तव में चिंता चाहिए। कांग्रेस के इतने हाशिए पर जाने का एक कारण यह था कि उस हाई कमान संस्कृति को बढ़ावा दिया और उसका अभ्यास। यह लोगों की आकांक्षाओं की परवाह के बिना बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जगह ले सकता है। मैं बम्बई से आता हूँ। मरीन ड्राइव पर नाना चूडासमा पूर्व मुंबई शेरिफ द्वारा संचालित एक बहुत ही मजाकिया बिलबोर्ड हुआ करता था। जब AR अंतुले की जगह बाबा साहेब भोसले ने ले ली और बाद में शंकर राव चौहान के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने चूडासमा में एक बिलबोर्ड लगाया, जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस आलाकमान यह निर्धारित करता है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को वर्णानुक्रम में कौन होना चाहिए, A, B और फिर C। अंतुले, भोसले, चौहान। यह कितना हास्यास्पद हो गया था और इस तरह की आलाकमान संस्कृति ने कांग्रेस को कमजोर कर दिया। आने वाले सालों में भी बीजेपी का यही अंजाम भुगतना पड़ेगा। हम निरंकुशता के कुछ बहुत गंभीर संकेत देख रहे हैं और यह तब बदतर होता जाएगा जब तक कि देश में लोकतांत्रिक ताकतें एक साथ नहीं आती और 2024 में वास्तविक निर्णायक बदलाव के लिए काम नहीं करती। इसी के साथ न्यूज समाप्त होती है। बढ़ते हैं अगली न्यूज, जिसका टाइटल है बिल्डिंग रिसाइलेंट। चलिए इसे पढ़ते हैं। एक लचीली अर्थव्यवस्था का निर्माण। भारतीय अर्थव्यवस्था की भी आकार की वसूली की उम्मीदों के बीच राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO ने हाल ही में अनुमान लगाया था कि अप्रैल-जून तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बढ़कर 20.1% हो गई है, जो कि कोविड-19 की विनाशकारी दूसरी लहर के बावजूद है। जबकि 2020-21 की अप्रैल-जून तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद में 24.4% की कमी आई थी। इन अनुमानों का समर्थन करते हुए हाल ही में शुरू की गई अपनी व्यापार और विकास रिपोर्ट 2021 में UNCTAD ने 2021 में वैश्विक विकास दर 5.3% और भारत में विकास दर 7.2% तक पहुंचाने का अनुमान लगाया है। विकास की संभावनाएं। भारत ने 2020 की दूसरी छमाही में गति और वस्तुओं और सेवाओं के सरकारी खर्च द्वारा समर्थित 2020 की पहली तिमाही में 1.9% की मजबूत तिमाही वृद्धि दिखाई। इस बीच बढ़ती खाद्य और सामान्य मूल्य मुद्रास्फीति के शीर्ष पर महामारी की एक गंभीर और व्यापक रूप से अप्रत्याशित दूसरी लहर ने दूसरी तिमाही में देश को प्रभावित किया। व्यापक लॉकडाउन और भारी खपत और निवेश समायोजन को मजबूत किया। अंतर्निहित कमजोरियों को देखते हुए 2021 में समग्र रूप से भारत की वृद्धि 7.2% अनुमानित है, जो विश्लेषण में अधिकांश देशों की तुलना में सबसे तेज है, लेकिन अभी भी पूर्व कोविड-19 आय स्तर को फिर से हासिल करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं। हालांकि आगे जाकर 2022 में अर्थव्यवस्था के विकास में 6.7% की गिरावट का होने का अनुभव होने की संभावना है। इसके अलावा यहाँ तक कि यह मानते हुए कि महामारी पूरी तरह से नियंत्रण में है, कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए स्थिति तेजी से अनिश्चित दिख रही है। विकास को पुनर्जीवित करने और बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कार्यवाही की आवश्यकता है। रिपोर्ट विश्व व्यापार संगठन ट्रिप्स छूट के भारत के प्रस्तावित अस्थायी निलंबन का दृढ़ता से समर्थन, जिसे विकासशील देशों में टीके के स्थानीय निर्माण को सक्षम करने के लिए एक आवश्यक कदम माना जाता है, लेकिन कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। उत्तरी सरकारों और निगमों से अपेक्षित संसाधन जुटाने में कोवैक्स और CTAP योजनाओं अक्षमता के कारण छूट की आवश्यकता बढ़ जाती है। लचीला विकास के निर्माण के लिए एक वैश्विक रणनीति की भी आवश्यकता होती है, जो कि एक वित्तीय दुनिया की असमानता
असमानताओं और कमजोरी को संबोधित करने के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को कम करती है। विकासशील देशों पर मौजूदा बाधाओं को देखते हुए वित्त के नए स्रोतों की आवश्यकता है, जिसमें आम लेकिन अलग अलग जिम्मेदारियों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समर्थन में महत्वपूर्ण वृद्धि शामिल है। एक मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र राष्ट्रीय स्तर पर लचीलापन बनाने के प्रयासों की आवश्यकता, जिसे केवल सार्वजनिक निवेश के माध्यम से ही दिया जा सकता है। कोविड-19 ने इस विचार को पुष्ट किया है कि लचीलापन एक सार्वजनिक भलाई और राज्य की जिम्मेदारी है। इससे आवश्यक निवेश करने, पूरक सेवाएं प्रदान करने और लचीलेपन के निर्माण में शामिल कई गतिविधियों का समन्वय करने के लिए संसाधनों के साथ एक मजबूत सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से वितरित किया जाना है। इस विषय पर फिर से विचार करते हुए कि रिपोर्ट अब अपने 40वें वर्ष में लंबे समय से बढ़ावा दे रही है। निरंतर विकास के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाने की चुनौती को केवल बाजार की ताकतों के लिए छोड़ दिया जाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। एक वित्तीय प्रणाली जो सार्वजनिक बैंकों को एक अधिक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है टूट जाती है और मेगा बैंकों के उद्धव के खिलाफ गार्ड करती है और मजबूत नियामक निरीक्षण का अभ्यास करती है। सट्टाबाजियों को उत्पन्न करने की संभावना कम होती है और एक स्वस्थ निवेश वातावरण प्रदान करने की अधिक संभावना होती है। रिपोर्ट में प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए मजदूरी में कटौती के खिलाफ भी चेतावनी दी गई है। मजदूरी मांग का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और उनकी वृद्धि उत्पादकता को प्रोत्साहित कर सकती और एक मजबूत सामाजिक अनुबंध को मजबूत कर सकती। अपमानजनक प्रथाओं के खिलाफ उचित सुरक्षा के लिए न्यूनतम मजबूरी और संबंधित श्रम कानून आवश्यकता है। अनौपचारिकता को लक्षित करने वाली नीतियां विशेष रूप से भारत जैसे देश के लिए एक बड़ी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए महत्व रखती है। एक स्वस्थ विविध अर्थव्यवस्था का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए डिजिटल क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने वाली एक मजबूत औद्योगिक नीति की आवश्यकता है। एक लचीली अर्थव्यवस्था सुरक्षा जाल की एक अवशिष्ट श्रेणी की पेशकश से परे जाती है और पीछे छूटे लोगों को गिरने से रोकने के लिए डिजाइन की। बातचीत थी रश्मि बंगा जी के साथ, जो वरिष्ठ आर्थिक मामलों के अधिकारी हैं। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज जिसका टाइटल है भटनागर अवार्ड इन केमिकल साइंसेस, पढ़ते हैं रसायन विज्ञान में भटनागर पुरस्कार। ये आज से 50 साल पहले 17 सितंबर 1971 की बात है। 5 साल पहले जब सल्फर की भारी कमी थी, चीनी उद्योग संकट में था, क्योंकि सल्फर चीनी बनाने की प्रक्रिया में आवश्यक महत्वपूर्ण पदार्थों में से एक था। यदि आज यह चीनी के निर्माण के लिए सल्फर पर निर्भर न रहने की स्थिति में है, तो यह काफी हद तक राष्ट्रीय शर्करा संस्थान कानपुर में भौतिक रसायन विज्ञान के प्रोफेसर डॉक्टर नंदूरी अच्युतारमैया के काम के कारण है, जिसके लिए उन्हें चुना गया है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 1966 के लिए भटनागर पुरस्कार चीनी उद्योग को सल्फर पर निर्भरता से मुक्त करना इस 48 वर्षीय वैज्ञानिक के कई योगदानों में से एक है। उन्होंने नई तकनीक और उत्पाद विकसित किए हैं जो चीनी की गुणवत्ता में सुधार करेंगे और गोदामों में चीनी के स्टॉक को खराब होने से रोकेंगे। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का प्रतिष्ठित भटनागर पुरस्कार उनके लिए एक और उपलब्धि है। चीनी रसायन और प्रौद्योगिकी में उनके योगदान के लिए उन्हें पहले वैज्ञानिक निकायों और आविष्कार संवर्धन बोर्ड द्वारा सम्मानित किया गया था। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अगली न्यूज जिसका टाइटल है ट्रीटमेंट ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, चलिए इसे पढ़ते हैं राजनीतिक बंदियों का इलाज। ये आज से 100 साल पहले 17 सितंबर 1921 की बात है। इलाहाबाद के एक पत्र में लगाए गए कुछ आरोपों के संबंध में जिलाधिकारी ने आगरा में राजनीतिक बंदियों के इलाज के संबंध में व्यक्तिगत पूछताछ की। उनकी रिपोर्ट, जो एक विज्ञप्ति के दौरान प्रकाशित होती है, बीमारी से पीड़ित मौलाना आरिफ हसवा और मलकान सिंह के बारे में बयानों का खंडन करती है और राजनीतिक कैदियों को दिए जाने वाले विशेष उपचार का उल्लेख करती है। रंगा अय्यर और स्वामी सत्यानंद सेंट्रल जेल में हैं और मलकान सिंह, मोहम्मद हरीफ हरसी और रामचंद्र जिला जेल में बंद हैं। सभी कैदियों ने जिला मजिस्ट्रेट से उनके लिए की गई आरामदायक व्यवस्था के बारे में बात की और अधीक्षक और रंगा अय्यर, जो यूरोपीय वार्ड में समायोजित हैं, द्वारा कृपया जेल अधिकारियों के इलाज की प्रशंसा की गई। जिला जेल में बंद 3 कैदी, जिलाधिकारी का कहना है, एक बैरक
में रखा गया है जो एक औसत भारतीय होटल की तुलना में अधिक सभ्य और आरामदायक है और किताबों, समाचार पत्रों, डम्बल बेल्स, इंडियन क्लब इत्यादि सहित विभिन्न प्रकार के फर्नीचर के लेख प्रदान किए जाते हैं। बैरक के नजदीक कुर्सी क्षेत्र भी प्रदान किया गया है। उन्हें प्रतिदिन 1 से 8 रुपए तक का भोजन दिया जाता है और भोजन का चयन स्वयं कैदियों पर निर्भर करता है। वीडियो में कोई कैदी नहीं है और उनसे कोई शारीरिक श्रम नहीं लिया जाता है और उन्हें दोस्तों और रिश्तेदारों के साक्षात्कार की अनुमति है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त होती है। अब हम पहुंच चुके हैं सबसे अंतिम न्यूज पर, जो कि है डेटा पॉइंट। इस डेटा पॉइंट का टाइटल है टेलीकॉम सेक्टर ऑन द मेंड। तो इस डेटा पॉइंट में यह प्रदर्शित किया गया है कि अक्टूबर 2009 से लेकर के जून 2021 के बीच में भारत में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की संख्या और ग्राहकों की संख्या में क्या परिवर्तन आए हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि 2009-10 वित्तीय वर्ष में यहाँ कुल मिलाकर 14 मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियां थीं और 49 करोड़ ग्राहक थे, जबकि जून 2021 तक 118 करोड़ ग्राहक हो चुके हैं, लेकिन मोबाइल सेवा प्रदाताएं कंपनियां केवल 4 बची हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ग्राफिक में एक तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि मोबाइल कंपनियों में कैसे कैसे उत्थान और पतन हुआ है। जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा इस समय जियो के सब्सक्राइबर हैं, फिर उसके बाद एयरटेल के हैं, फिर उसके बाद वोडाफोन आइडिया के हैं और फिर उसके बाद बीएसएनएल और एमटीएनएल के हैं। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इसे कायदे से पढ़ने और समझने की कोशिश कीजिएगा। आज की न्यूज यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलती रहे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।